स्टूडेंट, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। एके2 मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए आज मैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर 1। टुडेस टारगेट्स आर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मशीन डिजाइन के इंट्रोडक्शन से। हम समझेंगे कि मशीन से हम क्या समझते हैं। मशीन बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होती है और एक मशीन डिजाइन इंजीनियर का क्या रोल है, राइट। उसके बाद देखेंगे डिजाइन रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइन प्रोसीजर। देन वी विल सी डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज्ड इन द डिजाइन, और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन ऑफ द मटेरियल। इसके साथ एक टॉपिक आप और कवर करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द प्रेफर्ड साइज। उसके बाद पीवाईक्यू जो एके2 में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, राइट। तो आज के जो कंटेंट के हिसाब से मैंने एके2 के प्रीवियस 4 से 5 साल के जो पीवाईक्यूज हैं वो यहाँ पर मैंने स्लाइड्स में आपको दिखा दिए हैं। ये सारे के सारे पीवाईक्यू आज के लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप कर पाओगे। ये सारे के सारे पीवाईक्यू आज के लेक्चर में इंक्लूडेड है, राइट। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में आज का लेक्चर डिवाइडेड है। पहले पार्ट्स में आप देखोगे स्टार्टिंग में हम मशीन डिजाइन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिजाइन प्रोसीजर और डिजाइन रिक्वायरमेंट देखेंगे। सेकंड पार्ट रिलेटेड है मटेरियल से, जिसमें हम मटेरियल्स के क्वेश्चन देखेंगे, मटेरियल डेजिग्नेशन के क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे पार्ट में एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट देखेंगे, प्रेफर्ड नंबर। ये टॉपिक थोड़ा सा नया है बिल्कुल आप लोगों के लिए, और इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो प्रेफर्ड नंबर्स क्या होता है ये भी आज के लेक्चर में कवर करेंगे, राइट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैकेनिकल थर्ड ईयर के बच्चों के लिए गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में कॉम्बो पैक अवेलेबल है। आप वहां पर जाके इनरोल करा सकते हो। स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, या तो स्टूडेंट सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का कॉम्बो पैक में जाके इनरोल करा सकता है। इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। सेकेंड ऑप्शन स्टूडेंट के पास अवेलेबल है कि मैकेनिकल मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो कि 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो पैक यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर जाके आप इनरोल करा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में फेस्टिवल ऑफर लॉन्च किया जा चुका है। ये फेस्टिवल ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। इसकी वैलिडिटी है 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, राइट। तो अगर आप इस फेस्टिवल ऑफर को अवेल करना चाहते हो तो आपको 16 या 16 अगस्त से पहले कोर्सेज को जाके एनरोल करना पड़ेगा, राइट। तो कोर्सेज को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कूपन कोड यूज करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो मैक्सिमम आप फायदा उठाइए इस फेस्टिवल ऑफर का, ज्यादा से ज्यादा आप कोर्स इनरोल करिए कॉम्बो पैक। अच्छा, ये फेस्टिवल ऑफर जो अवेलेबल है वो कॉम्बो पैक पे अवेलेबल है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा आप इनरोलमेंट करिए कोर्स में और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, मशीन डिजाइन इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मशीन क्या होती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। आपको पता भी है भी मशीन क्या होती है। मशीन इज एनी डिवाइस विच इज कैपेबल टू डू वर्क इज मशीन, राइट। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि हमारे ह्यूमन के लिए काम कर रही है, हमारे एफर्ट को आसान कर रही है, हमारे लिए कार्य कर रही है, वो कहलाती है मशीन। तो मशीन की डेफिनेशन क्या होती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मशीन एलिमेंट अरेंज टू वर्क टुगेदर एज अ होल टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक पर्पस। अब मशीन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ सकते हैं मशीन के। फॉर एग्जाम्पल साइकिल, साइकिल भी एक मशीन हो गई। कोई भी ऑटोमोबाइल का भी एग्जाम्पल ले लो, चाहे स्कूटर हो गया, बाइक हो गया या कार हो गया, ये सब मशीन है। या कोई भी ऐसी मैकेनिज्म जैसे पुली अरेंजमेंट है जिसमें आप लिफ्टिंग कर रहे हो, या क्रेन अरेंजमेंट है, या कोई हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, ये सब एक मशीन है ना। इसके अलावा मशीन के नाम पे आपके दिमाग में आ जाता होगा, जैसे आपने वर्कशॉप करी होगी तो बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं, उसमें लेथ मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन होती है, मिलिंग मशीन होती है। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके बनी होती है और उन कंपोनेंट को असेंबल करके जो मैकेनिज्म तैयार होती है, वो मैकेनिज्म जब हमारे लिए कोई यूजफुल वर्क करे तभी वो मशीन कहलाती है। तो मशीन डिजाइन जो सब्जेक्ट है, इसमें किसी हम मशीन को डिजाइन करने वाले हैं क्या, एक्चुअली हम किसी मशीन को डिजाइन नहीं करने वाले हैं। मशीन क्या होता है, देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मशीन डिजाइन इन्वॉल्व डिजाइनिंग द मशीन एलिमेंट एंड अरेंजिंग देम ऑप्टिमली इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम यूजफुल वर्क। तो कोई भी मशीन है, आपको समझ में आ रहा होगा एग्जाम्पल से,
कोई भी मशीन बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं मशीन डिजाइन की, तो हम उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को डिजाइन करने वाले हैं ताकि वो कंपोनेंट मशीन में फिट हो जाएं और अपना अपना काम कर सके। जिस काम के लिए उसे डिजाइन किया गया है वो फंक्शन उसे परफॉर्म कर सके। तो मशीन डिजाइन में हम न्यू डिजाइन भी करते हैं और साथ ही साथ पुराने डिजाइन को, एग्जिस्टिंग डिजाइन को इंप्रूव भी किया जाता है, राइट। इट रिक्वायर्ड अंडर, अच्छा, मशीन डिजाइन इंजीनियर, मशीन डिजाइन इंजीनियर को क्या क्या सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए वो यहाँ पर मैंने लिखा है। इट रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल साइंस, आपने पढ़ रखी है थर्ड सेमेस्टर में, मटेरियल साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, मैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने कंपोनेंट बना दिया, डिजाइन इंजीनियर ने कंपोनेंट बना लिया लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर आपका डिजाइन कोई बहुत ज्यादा फिजिबल या ऑप्टिमम डिजाइन नहीं कहलाएगा। आपको पता होना चाहिए, मैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि जो कंपोनेंट जब आप उस मशीन पे लगा रहे हो, मशीन एलिमेंट को जब मशीन पे लगा रहे हो तो उसमें कौन कौन सी फोर्स एनालिसिस हो रही है, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि मशीन डिजाइन बहुत सारे कंपोनेंट से बनके बनी है, मशीन एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो हमें एक्चुअल में डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट करना है। जो बीबी भंडारी की किताब है उसका टाइटल ही यही है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। एक्चुअल में मशीन डिजाइन, इसका सब्जेक्ट का नाम जो प्रॉपर नाम है वो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट ही होना चाहिए था। तो मशीन कंसिस्ट ऑफ वेरियस मशीन एलिमेंट, ये बात मैंने आपको बता दी। ईच पार्ट ऑफ द मशीन हैज अ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आईसी इंजन की बात करें तो पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ये आपस में कनेक्ट होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये रोटरी मोशन को में कन्वर्ट करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो जितने भी मशीन एलिमेंट हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो वो सब मिलके हमारे लिए कुछ कार्य कर रहे होते हैं, हमारे लिए वर्क कर रहे होते हैं और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, मशीन का। तो सब्जेक्ट मशीन डिजाइन, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जो हमारा सब्जेक्ट मशीन डिजाइन वो एक्चुअली इन्वॉल्व डिजाइन ऑफ वेरियस मशीन एलिमेंट। अब कौन कौन से मशीन एलिमेंट हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं। मशीन एलिमेंट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, जनरल पर्पस मशीन एलिमेंट, नंबर टू, स्पेशल पर्पस मशीन एलिमेंट। जनरल पर्पस मशीन एलिमेंट की बात करें, ऐसे कंपोनेंट या ऐसे एलिमेंट जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मशीन्स, यहां पर मशीन्स होना चाहिए, ऐसे कंपोनेंट जो लार्ज नंबर ऑफ मशीन में यूज किए जाते हैं वो जनरल पर्पस मशीन एलिमेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल शाफ्ट हो गया, देखो शाफ्ट शायद ही कोई ऐसी मशीन होगी जिसमें शाफ्ट का यूज नहीं किया जाता है। कपलिंग्स है, क्लचेस है, बेरिंग्स, स्प्रिंग गियर, ये बहुत ही कॉमन कंपोनेंट है जो लगभग लगभग हर मशीन में लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, शाफ्ट का डिजाइन हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। कपलिंग का डिजाइन आपके सिलेबस में नहीं है, हालांकि कपलिंग के बारे में आपने मशीन ड्राइंग में पढ़ा होगा। क्लचेस का डिजाइन, जो फ्रिक्शन क्लच है वो यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। बेरिंग का डिजाइन हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में और गियर का डिजाइन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। अगर आप स्प्रिंग की, अगर आप इसे देखो, स्प्रिंग भी बहुत ही कॉमन कंपोनेंट है। क्या आप स्प्रिंग का डिजाइन पढ़ चुके हो? बिल्कुल पढ़ चुके हो। आपने पिछले सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें स्प्रिंग का डिजाइन, हेलिकल स्प्रिंग और लीफ स्प्रिंग का डिजाइन आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो हेलिकल स्प्रिंग एक बहुत ही कॉमन कंपोनेंट है जो मशीनों में लगाया जाता है, ठीक है। सेकंड टाइप के मशीन एलिमेंट्स हो गए आपके स्पेशल पर्पस मशीन एलिमेंट। स्पेशल पर्पस ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, हर मशीन में नहीं लगे होते हैं, ये आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सर्टेन टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए ये एलिमेंट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉल हो गया, पिस्टन हो गया या स्पिंडल्स हो गया, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन एलिमेंट, ठीक है। नाउ आपके जो सिलेबस में स्पेसिफाई है उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। जो सिलेबस का आपका कंटेंट है उसी कंटेंट के हिसाब से मैंने पीपीटी बना रखी है। डिजाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द मशीन एलिमेंट, राइट। अच्छा, डिजाइन रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि जब हम डिजाइन करेंगे मशीन एलिमेंट को तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। हमारा ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इंश्योर करें इसकी प्रिजर्वेंस। जैसे ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, कोई इंजन है, उसकी पावर है, अगर वो 10 साल बाद भी उतनी डिलीवर कर रहा है, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी।
या अगर इंजन की लाइफ अगर 15 साल है तो ड्यूरिंग देयर सर्विस लाइफ ये अपना फुल पोटेंशियल मतलब फुल कैपेसिटी हम उसे यूज कर सके, राइट। तो इट इज इंश्योर द प्रिजर्वेंस ऑफ इस ऑपरेटिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग देयर सर्विस लाइफ विद मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी जो हम कंपोनेंट डिजाइन कर रहे हैं उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो उसकी जो सर्विस लाइफ है उसमें वो अपने फुल पोटेंशियल से या फुल फंक्शन से काम मतलब अपने जिस फंक्शन के लिए हमने उस कंपोनेंट को बनाया है वो अपनी सर्विस लाइफ में डिलीवर करना चाहिए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। तो इन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, अच्छा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, इंजीनियर में और एक बेसिक किसी मतलब एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला भी आपका बना सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बना सकता है, लेकिन वो इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेगा कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो सकती है या नहीं हो सकती, ऑपरेटिंग कॉस्ट हम कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कितना हम लाइट वेट बना सकते हैं, ये सारे काम देखो भाई इंजीनियर के हो जाते हैं ना। बनाने को तो आप मशीन कोई भी बना सकता है, जिसके पास डिग्री नहीं है वो भी मशीन बना सकता है, लेकिन अगर एक इंजीनियर मशीन बना रहा है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ऑप्टिमम डिजाइन बनाए। बस यही आपका इंजीनियर का और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अंतर हो जाता है, राइट। तो डिजाइन रिक्वायरमेंट हो गई, इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द मशीन एलिमेंट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट। सपोज आप कोई एलिमेंट बना रहे हो, आप गियर बना रहे हो या शाफ्ट का डिजाइन कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल हम गियर की बात करें तो उसके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रिजिडिटी होनी चाहिए, वेयर एंड टियर नहीं होना चाहिए, है ना, कम से कम उसका वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। जितना हम डायमेंशन कम रखेंगे हमारा मटेरियल कम इस्तेमाल होगा, और लेकिन हमें कंप्रोमाइज फंक्शन में नहीं करना है। ठीक है, मैन्युफैक्चर एबिलिटी होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो सके, कहीं हम ऐसा टफ डिजाइन ना बना दें जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होने में बहुत ज्यादा तकलीफ है। प्रोडक्शन इंजीनियर भाई बोले भाई डिजाइन इंजीनियर से यार क्या बना दिया ये, इसको तो मैं मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मजबूती मतलब जब हम लगाएं तो ऐसा ना हो कि उसमें कुछ स्लिपेज हो जाए या फिर कहीं ना कहीं मशीन में फेलियर है, कंपोनेंट का फेलियर हो जाए। स्टैंडर्ड्स, अडेरेंस टू द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स की बात अभी हम आगे करेंगे। स्टैंडर्ड्स का मतलब ये है कि जैसे गियर के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, बेरिंग के, हर कंपोनेंट्स की कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो एक बहुत जनरल सी गाइडलाइन होती है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी कई सारे स्टैंडर्ड होते हैं, तो उनको ध्यान में रख के बनाना है। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, भरोसे वाला डिजाइन बनाना है। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेंस उसकी हो सके। मिनिमम लाइफ साइकिल कॉस्ट, उसकी जो ड्यूरिंग द ऑपरेशन कॉस्ट है, उसकी सर्विस लाइफ में जब बहुत ज्यादा रनिंग कॉस्ट उस कंपोनेंट की नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पर क्या होता है कि AK2 में इस तरीके के क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, मतलब आप उम्मीद नहीं करोगे लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाए ये क्वेश्चन, है ना, तो आप कहोगे यार सर ने तो कुछ बताया नहीं। नहीं, मैंने आपको बताया है। आप समझो कि स्ट्रेंथ के बारे में आप दो दो तीन तीन लाइनें लिख दो, रिजिडिटी के बारे में दो दो तीन तीन लाइनें लिख दो, बस पॉइंट्स को रिमेंबर करो तो ये आपको याद रहेगा। ठीक है, अब AK2 क्या कर रही है, पिछले 2 साल से उसको थ्योरेटिकल क्वेश्चन अचानक से ऐसे पूछ ले रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड है ना। तो यहाँ पर मैंने जो कंटेंट लिया है वो आपका बिल्कुल यूनिट वाइज लिया है, एक एक टॉपिक वाइज लिया है, तो कुछ भी अगर पूछा जाएगा तो मैंने कीवर्ड्स यहाँ पर इंक्लूड किए, जिसकी वजह से उस कीवर्ड्स को अगर आप याद रखोगे, उस प्रोसीजर को याद करोगे, याद रखोगे, तो AK2 में लॉन्ग क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, राइट। बेसिक प्रोसीजर ऑफ द डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, तो प्रोसीजर भी पूछ लिया जा सकता है ना, प्रोसीजर पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट जो कि किताब से ही लिया है मैंने, है ना, ये मैंने किताब से फ्लो चार्ट लिया है, इस फ्लो चार्ट को समझ जाओ। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जा रहा है तो एक एक हेडिंग बना के, इसमें इंडिविजुअल हेडिंग बना के उसके बारे में लिख दो, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। भाई बीटेक थर्ड ईयर में आ गए तो कैसे आपको अपने आप से भी बनाना आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रोसीजर होता है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का। स्पेसिफाई फंक्शन ऑफ द एलिमेंट, फॉर एग्जांपल गियर है, हमें पता है गियर का फंक्शन है पावर को ट्रांसमिट करना, तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा अब उसका, हम जो कंपोनेंट का डिजाइन कर रहे हैं उसका फंक्शन क्या है। डिटरमाइन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एलिमेंट, सपोज गियर को आप किसी मशीन में लगा रहे हो तो उसमें बहुत, जब मैशिंग होगी गियर की तो उसमें बहुत सारे फोर्स लगेंगे, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, रेडियल फोर्स लगेगा, तो वो फोर्सेस कौन कौन से हैं उसे आइडेंटिफाई करो, और उसकी वजह से
क्या हो रहा है, हमारा गियर में पर्टिकुलर स्ट्रेंथ और रिजिडिटी होनी चाहिए। सेलेक्ट द सुटेबल मटेरियल, गियर का मटेरियल सेलेक्ट करो, उसके लिए भी गाइडलाइंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होता है, उसको देखो और गियर का मटेरियल सेलेक्ट करो। देखो कि गियर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ फेलियर किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है फेलियर होने की, राइट। ज्योमेट्रिक डायमेंशन, एक बार जब सब कुछ डिसाइड हो जाए फिर उसकी डायमेंशन निर्धारित करो। डायमेंशन डिसाइड करो मतलब गियर का नंबर ऑफ टीथ कितना होना चाहिए, पिच सर्किल डायमीटर कितना होना चाहिए, गियर की विड्थ कितनी, लंबाई चौड़ाई समझ लो आप हिंदी में, कि ये डायमेंशन हमें किसी भी कंपोनेंट की, चाहे हम गियर की बात करें, जैसे स्प्रिंग में आप लोग करते थे, स्प्रिंग में स्मॉल डी और कैपिटल डी निकालते थे, स्प्रिंग का जब डिजाइन करते थे वायर का डायमीटर निकालते थे और उसका ओवरऑल डायमीटर निकालते थे कैपिटल डी, है ना। उसके बाद अगर जरूरत पड़ रही है तो ये मॉडिफाई करो, है ना, डायमेंशंस को मॉडिफाई कर दो, और एक बार डायमेंशन अगर लॉक हो जा रही है तो फिर उसको उसकी एक वर्किंग ड्राइंग बना लो। प्रिपेयर द वर्किंग ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग मतलब आप समझ गए होगे, आपने मशीन ड्राइंग पढ़ रखा है, आपने लैब में मशीन ड्राइंग की लैब पढ़ी होगी जिसमें ड्राफ्टर का यूज करके बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए होंगे, है ना। कोई भी कंपोनेंट जब डिजाइन होता है, बिल्कुल बेसिक सा प्रोसीजर है, आपको पता भी होगा कि कोई भी कंपोनेंट जब एक बार डिजाइन हो जाता है, डिजाइन होने के बाद उसका मटेरियल तय हो जाता है, उसकी डायमेंशन अगर डिसाइड हो जाती है, तो आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर पे या तो ऑटोकैड, सॉलिड या तरह तरह के सॉफ्टवेयर है, उस पे आप उस कंपोनेंट को बना देते हो और उसके बाद उसकी ड्राइंग का प्रिंट आउट निकाल देते हो। जब आप ड्राइंग का प्रिंट आउट निकाल दो तो उसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू ये सब रहता है ना। ये सब आपने बनाया भी होगा मशीन ड्राइंग के लैब में। वो दे दिया जाता है प्रोडक्शन इंजीनियर को, प्रोडक्शन इंजीनियर उस ड्राइंग को समझता है और उस हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दे देता है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से कर दी जाती है। तो मशीन डिजाइन में पुराने डिजाइन भी अपडेट होते रहते हैं और साथ ही साथ जो कुछ नया डिजाइन है वो भी होता रहता है, ठीक है। अब हमने मशीन एलिमेंट्स की बात करी, अभी मैं बात कर रहा हूँ मशीन डिजाइन। तो ये भी मतलब इतना इसको भी एक बार आप देख लो कि कौन कौन से फैक्टर हैं अगर हम ओवरऑल मशीन की बात कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी में आईसी इंजन की बात कर रहा हूँ, तो आईसी इंजन से क्या हो रही है, रोटरी पावर निकल रही है ना। आईसी इंजन से आप देखते हो ना, क्रैंक क्रैंक का रोटेशन हो रहा है और उस क्रैंक के रोटेशन को हम पहिए तक पहुंचा रहे हैं बाय विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट, और जो एक्सल लगा होता है, ये पूरा एक मशीन हो गई। आप एक एक मशीन आप इसे कंसीडर कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि कौन सी मैकेनिज्म उसमें यूज हो रही है, रिलेटिव अरेंजमेंट क्या है भाई आईसी इंजन के कंपोनेंट्स का, शाफ्ट का, गियर का, क्लचेस का, इन सब का रिलेटिव अरेंजमेंट क्या है, कौन कौन से फोर्स अलग अलग स्टेज पे लग रहे हैं, है ना। साइज, शेप और स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है भाई, देखते हो आप गाड़ी का डायमेंशन कम या ज्यादा होता रहता है ना। तो हमारे पास कितना साइज अवेलेबल है, हम उस कंपोनेंट का साइज कितना रखें, उसका वेट कितना रखें, ओवरऑल मशीन का वेट कितना रखें, मेथड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपोनेंट एंड देयर असेंबली, हाउ इट विल ऑपरेट। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। आप पॉइंट्स को समझो, है ना, इन पॉइंट्स को समझो और आप देखोगे आप आराम से इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेंड कर लोगे। कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट समझो कि मशीन क्या होती है, मशीन डिजाइन क्या होता है, मशीन डिजाइन के अंदर डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अपने दिमाग में रखो। क्वेश्चन को किसी भी तरीके से ट्विस्ट किया जाएगा तो आप आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, देखो सबसे बड़ी बल्ले बल्ले तब होती है जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है ना। आप उम्मीद कर रहे हो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आप डर रहे हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, लेकिन ये आसान आसान से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कभी कभी 10 नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। रिलायबिलिटी का ध्यान रखोगे, मशीन की सेफ्टी का ध्यान रखोगे, इंस्पेक्टिबिलिटी मतलब उसमें इंस्पेक्शन होगा, आप चेक कर सकोगे कोई कंपोनेंट में कोई मिसअलाइनमेंट तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मेंटेनेंस हो सके, कॉस्ट, एस्थेटिक, एस्थेटिक समझ रहे हो ना, उसका जो लुक है वो अच्छा होना चाहिए, एस्थेटिक लुक, इन सब पे काम करते हैं जब हम मशीन डिजाइन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है और डिजाइन में कौन कौन से स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं, है ना। स्टैंडर्ड को डिफाइन किया जाएगा अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर द पार्ट, मटेरियल और प्रोसेस। कोई भी पार्ट आप बना रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल गियर बना रहे हो या बेरिंग बना रहे हो, तो बेरिंग के अपने स्टैंडर्ड्स है कि आप इस डायमेंशन की या इस स्पेसिफिकेशन की बेरिंग आप बना सकते हो। आपके पास एक गाइडलाइंस है। स्टैंडर्ड्स का मतलब है एक डिजाइन इंजीनियर के लिए एक किताब है ना, कई सारे 1000 पेजेस की किताब है। वो आपको बता रही है कि भाई आप कोई कंपोनेंट अगर डिजाइन कर रहे हो तो उसका मटेरियल क्या सेलेक्ट करो, उस पार्ट की डायमेंशन आप ये रखो। ऐसा नहीं कि आपने कोई शाफ्ट बना रहे हो और आपकी मर्जी है आप 20 सेंटीमीटर 20.22 का बनाना चले जाओ। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, आप उसमें अप्रोक्सीमेटली सेलेक्ट करोगे
कि भाई 22.22 तो फिजिबल नहीं है, या तो 20 mm की डायमीटर बना लो या 25 mm का बना लो। आपकी कैलकुलेशन में आ रहा है 22.22, तो आप प्लस करके ही लगाओगे, है ना। 25 mm का बनाओगे, ऐसे थोड़ा कि मार्केट में लेके चले जाओगे कि भैया मुझे 22.2 mm की डायमीटर की शेप दे दो। तो यहाँ पर इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो उसी के लिए स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड पार्ट्स की डायमेंशन के लिए होते हैं। मटेरियल आप क्या सेलेक्ट करते हो, प्रोसेस आपको क्या लेना चाहिए, अगर आप पर्टिकुलर कंपोनेंट ले रहे हो तो ये प्रोसेस सजेस्ट किए जाएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर लो, इसको बना सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वे वैरायटी को रिड्यूस करना, है ना, कंपोनेंट्स की वैरायटी को यूज करना और आइटम्स को रीजनेबल रेट पे लिमिट कर देना, ये स्टैंडर्ड्स का यूज होता है, स्टैंडर्ड का पर्पस होता है, राइट। तो स्टैंडर्ड्स थ्योरेटिकली भाई देखो, मटेरियल का भी स्टैंडर्ड्स होता है, केमिकल कंपोजिशन कहीं कहीं बताया जाता है, प्रॉपर्टीज जो होती है ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसके साथ वेरी करती हैं केमिकल कंपोजिशन के साथ। नेक्स्ट हीट ट्रीटमेंट, इन सब के स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर कोई, अगर आपको हार्डनेस इतनी चाहिए तो आप हीट ट्रीटमेंट इस तरीके से, ये गाइडलाइंस होती हैं स्टैंडर्ड में, है ना। शेप्स के लिए, डायमेंशंस के लिए ये मैंने बता दिया, ये आपका स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं। फिट्स और टॉलरेंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं। देखो फिट्स और टॉलरेंसेस भी आपने पढ़ रखा है, टाइप्स ऑफ फिट पढ़ रखा है, इंटरफेरेंस फिट होती है, क्लियरेंस फिट होती है, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो इसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप ऑलरेडी इसे अप्लाई कर चुके हो। टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि अगर आप यूटीएम मशीन पे टेंसाइल टेस्ट कर रहे हो तो उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं कि आप जो वर्क पीस ले रहे हो उसकी डायमेंशन क्या रखो, इन सब के भी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर द इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग आप बनाते हो तो उसमें भी आप कुछ कुछ सिंबल यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पाई सिंबल यूज करते हो, ये डायमीटर को शो करता है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, है ना, ये भी आपको एक मेथड होता है ड्राइंग बनाने का। तो बहुत सारे जो ड्राइंग के स्टैंडर्ड है वो भी आपको फॉलो करने हैं फाइनल ड्राइंग बनाने से पहले। कितने तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं, देखो भी 3 तरीके के स्टैंडर्ड होते हैं। तो स्टैंडर्ड का कोई भी सवाल आएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन का भी आएगा तो भी आप आराम से कर लोगे। कंपनी स्टैंडर्ड क्या होता है भाई, जैसे बेरिंग, एक एग्जांपल देता हूँ, बेरिंग बेरिंग बनाने की कंपनी है एसकेएफ, तो उसने अपने स्टैंडर्ड बना रखे हैं कि मैं इस रेंज की बेरिंग बनाऊंगा। तो कंपनी के कुछ अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो कंपनी स्टैंडर्ड होते हैं, इनको वो इंटरनल यूज के लिए यूज करता है, ठीक है, राइट। नेशनल स्टैंडर्ड जैसे इंडिया का अलग हो गया, जर्मनी का अलग हो गया, यूएस का अलग हो गया, यूके का अलग हो गया। इंडियन जो स्टैंडर्ड होता है ना, डिजाइन स्टैंडर्ड जो इंडियन यूज होता है वो कहलाता है हमारा BIS, जिसने गाइडलाइन दे रखी है। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसके अलावा DIN जर्मनी का होता है, AISI एंड SAE यूएसए का है, और BS ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज, ये आपका यूके का है। तो इंटरनेशनल इंडिविजुअल कंट्री के भी, सॉरी नेशनल इंडिविजुअल कंट्री के भी नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। कहीं ना कहीं आपने बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कहीं ना कहीं इन स्टैंडर्ड्स के बारे में सुन रखा होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक ही होता है, वो दैट इज कॉल्ड ISO। ISO के बारे में आपने सुन रखा होगा, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। तो ये 3 स्टैंडर्ड आप अपने दिमाग में रखो। स्टैंडर्ड का पर्पस क्या होता है, कौन कितने तरीके के हो सकते हैं, यानी आप ये समझ लो इन स्टैंडर्ड्स में, फॉर एग्जांपल अगर मैं BIS की बात करूं तो BIS स्टैंडर्ड में आपको ये पांचों पॉइंट कवर हो जाएंगे। समझ रहा हूँ मेरी बात है। तो BIS स्टैंडर्ड है या ISO है, उसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप होंगे। नाउ अब देखते हैं हम AKTU में किस तरह के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, अगर हम मशीन डिजाइन के इंट्रोडक्शन की बात करें AKTU में क्या क्वेश्चन पूछे गए एक बार देख लेते हैं भाई। AKTU 2023-24 में देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इतना आपने पढ़ लिया लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके पूछ लिया गया था। तो मैंने बताया ना, आपने एक बार इंट्रोडक्शन कर लिया फिर आप क्वेश्चन आराम से अटेंड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंसीडर आप हाइपोथेटिकल, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसके डाटा को मत जाओ, ये डाटा मैंने किताब से लिया है, राइट। तो ये डाटा को, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप डाटा अपने मन से बना के लिखोगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। कंसीडर अ हाइपोथेटिकल नीड एंड डिस्कस द प्रोसीजर टू डिजाइन अ मशीन फॉर इट्स नीड। ये कह रहा है कि भाई आप मशीन को डिजाइन करने का प्रोसीजर बताओ। इससे पहले मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था, वो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट था। मशीन एलिमेंट को अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया था, राइट, ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया था। यहाँ पर कह रहा है कि कोई अगर मशीन आपको डिजाइन करनी है तो उसके क्या क्या स्टेप होने चाहिए, इसको आप एक्सप्लेन करो, एक एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लो। तो ये भी मैंने किताब से लिया है भाई, ये मैंने भंडारी की किताब से एक एग्जाम्पल लिया है। तो उस एग्जाम्पल में क्या दे रखा था, आप एक स्कूटर का डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, स्कूटर का डिजाइन कर रहे हो,
और आपने स्कूटर को डिसाइड किया कि फ्यूल कंजम्पशन उसका कितना हो रहा है 40 किलोमीटर पर लीटर, मैक्सिमम स्पीड कितनी रखनी है 85 किलोमीटर पर आवर, कैरिंग कैपेसिटी है कि भाई 2 लोग बैठ जाएं और 10 किलोग्राम का लगेज भी कैरी कर लें, ओवरऑल डायमेंशन ऑफ द स्कूटर कितना वेट होना चाहिए और कितनी कॉस्ट है, ये आपने निर्धारित कर लिया, डिसाइड कर लिया। अब उस हिसाब से आपने डिजाइन को बनाना शुरू किया। स्कूटर क्या हो गया, मैंने बताया ना, स्कूटर इज अ टाइप ऑफ मशीन। क्यों? क्योंकि स्कूटर में आईसी इंजन लगा हुआ है, पेट्रोल डीजल से चलने वाला, और वहां से जो मोशन है वो आपके पहियों तक ट्रांसमिट हो रहा है किसी तरीके से, वो ओवरऑल मैकेनिज्म जो लगी हुई है जिसकी वजह से व्हीकल आपका आगे बढ़ रहा है। तो ये दिस इज अ टाइप ऑफ मशीन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये डाटा क्योंकि मैंने किताब से लिया है, अब किताबें तो बहुत पुरानी होती हैं, तो ये डाटा को इसको मैंने टेम्पर्ड नहीं किया, आप अपने हिसाब से इस डाटा को, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल देना है, तो आप अपने हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकते हो। स्कूटर के अलावा कोई गियर का डिजाइन ले सकते हो, या किसी शाफ्ट का डिजाइन ले सकते हो, स्प्रिंग का डिजाइन ले सकते हो। नहीं, मैं थोड़ा गलत बता दिया, स्कूटर स्प्रिंग का डिजाइन, आई एम सॉरी। आपको किसी मशीन का लेना है एग्जांपल, है ना, कोई लिफ्टिंग मैकेनिज्म का ले लो, वो क्रेन का एग्जांपल ले लो, आप स्कूटर के अलावा किसी कार का एग्जांपल ले लो, किसी मशीन का एग्जांपल लेना है। ठीक है, तो मशीन की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मैंने लिख दी। अब उसी हिसाब से आप उसी हिसाब से स्कूटर के हिसाब से ये सारे के सारे पॉइंट्स को चार्ट की फॉर्म में लिख देना, और साथ ही साथ इंडिविजुअल हेडिंग बना के स्कूटर के रेफरेंस में आप उसे इलेबोरेट कर देना, एक्सप्लेन कर देना, यू विल गेट द गुड मार्क्स। यहाँ पर अब मशीन डिजाइन के प्रोसीजर की बात हो रही है, डिजाइन प्रोसेस ऑफ द मशीन डिजाइन। सबसे पहले तो आप मार्केट सर्वे करोगे। आप अगर स्कूटर बनाने जा रहे हो तो भाई मार्केट में सर्वे कर लोगे कि भैया स्कूटर की क्या जरूरत है, या किस तरीके के स्कूटर की अभी जरूरत है। उसके बाद आपने स्पेसिफिकेशन निकाला, है ना, स्पेसिफिकेशन यहाँ पर इस स्लाइड्स में आ गए। स्कूटर की स्पेसिफिकेशन क्या है, और भी ज्यादा आप डिटेल में स्पेसिफिकेशन लिख सकते हो, यहाँ पर एक बस एक गाइडलाइन दे रखी है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन आपने राइट डाउन कर दी। ये काम कौन कर रहा है, ये एक डिजाइन इंजीनियर कर रहा है, राइट। तो स्पेसिफिकेशन आपने डिसाइड कर ली। उसके बाद आपने देखा भाई कौन कौन से मैकेनिज्म से मैं उसको ड्राइव कर सकता हूँ, यानी इंजन से लेकर आपका कैसे पावर जो है वो रोटरी मोशन, कैसे आपका आगे बढ़ रहा है व्हीकल, आपका कैसे आगे बढ़ रहा है, कौन कौन सी पॉसिबल मैकेनिज्म है, और किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को आपने सेलेक्ट कर लिया, है ना, उस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को सेलेक्ट कर लिया। उस हिसाब से आपने उसमें गियर अरेंजमेंट लगा दिया, या आपने पुली अरेंजमेंट, चेन अरेंजमेंट लगा दिया। तो जो भी पुली तो नहीं लगेगा इसमें, गलत बोल दिया मैंने, चेन अरेंजमेंट हो गया। तो जो भी मैकेनिज्म है इसमें वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। पहले आपने डिसाइड किया कि कौन कौन सी मैकेनिज्म इस मशीन के लिए चाहिए होती है। उसके बाद आपने एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिसाइड कर ली, उसका एक जनरल लेआउट बनाया कॉन्फ़िगरेशन का कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद हमें कैसे, देखो स्कूटर की बात कर रहे हैं तो स्कूटर में आईसी इंजन लगा हुआ है, स्कूटर में क्लचेस भी लगा हुआ है, फ्रिक्शन क्लचेस लगा हुआ है, गियर लगा हुआ है ना, गियर आप डाल 1 2 3 4 गियर डालते हो, राइट। उसमें चेन मैकेनिज्म भी लगी हुई है, एक्सेल भी लगा हुआ है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की आपने असेंबली करी। इंडिविजुअल कंपनी की असेंबली करने के लिए क्या आप ज्वाइनिंग मेथड यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एक एक कंपोनेंट डिसाइड करना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट का डिजाइन करना पड़ेगा आपको। पिस्टन, सिलेंडर, आईसी इंजन का पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, गियर बक्से का डिजाइन करना पड़ेगा, एक्सेल का डिजाइन करना पड़ेगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट का डिजाइन करना है, इंडिविजुअल कंपोनेंट की ड्राइंग बनानी है, और उसके बाद एक असेंबली ड्राइंग भी बनानी है। आई होप आपने कोई असेंबली ड्राइंग अपने मशीन ड्राइंग सब्जेक्ट में बना रखी होगी। तो कोई कपलिंग वगैरह हो सकता है, कपलिंग की ड्राइंग बना रखी हो, है ना, या फिर कोई भी असेंबली ड्राइंग मेरे ख्याल से आपने, अगर आपने अपने कॉलेजेस वगैरह में मशीन ड्राइंग की लैब पढ़ेगी तो उससे रिलेट कर रहा है। देखो ये पूरा सब्जेक्ट आपका, ये बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, उसका निचोड़ है। आपको मटेरियल की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको मैकेनिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको ग्राफिक्स और मशीन ड्राइंग जो कि आप ऑटोकैड पे बनाते हो या किसी सॉफ्टवेयर में बनाते हो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तभी आप एक सक्सेसफुल डिजाइन इंजीनियर बन पाओगे। ठीक है भाई, समझ में आ रही है मेरी बात। तो असेंबली ड्राइंग को भी प्रिपेयर करना है और इंडिविजुअल ड्राइंग को भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद हिट एंड ट्रायल करना है या टेस्टिंग करनी है, अगर आपको जरूरत है तो उसमें मॉडिफाई करना है, और प्रोटोटाइप बना के तैयार करना है। प्रोटोटाइप मेरे ख्याल से समझते होगे, मतलब जब आप मास प्रोडक्शन करते हो किसी भी प्रोडक्ट का, उस प्रोडक्ट के मास प्रोडक्शन से पहले आप कुछ कुछ कंपोनेंट
पहले से ही बना के देखते हो और उसकी उसको उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हो कि हमारा डिजाइन सही है या नहीं है। एक बार जब ओके हो जाता है उसके बाद आप मास प्रोडक्शन के लिए फाइनली दे देते हैं। अब एक क्वेश्चन और आया था ये AKTU 2023-24 में, मतलब थोड़ा सा लीक से हटके ही क्वेश्चन था, अब क्योंकि आया था तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। पूछा गया है डिजाइन सिंथेसिस और डिजाइन एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इसमें बस सिंपल सिंपल वैसे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप रीड आउट कर लोगे, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। आप इतना समझो, डिजाइन एनालिसिस हम तब करते हैं जब किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स की बात करते हैं, उसको डिजाइन उसको एनालिसिस कर रहे हैं, देखते हैं भाई वो सही अपने काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या हम उसमें और कोई मॉडिफिकेशन या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। डिजाइन सिंथेसिस की जब बात करते हैं तो एक फ्रेश डिजाइन की बात करते हैं, बिल्कुल नए डिजाइन की बात करते हैं, है ना, जिसमें हम पुराने डिजाइन का रेफरेंस तो लेते हैं लेकिन वो डिजाइन अपने आप में यूनिक होता है ना। नए डिजाइन की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जिस्टिंग डिजाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या होता है, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डिजाइन। जो ऑलरेडी डिजाइन है उसको समझना। यहाँ पर क्या है, टू क्रिएट अ न्यू और इम्प्रूव डिजाइन बाय कंबाइनिंग द डिफरेंट एलिमेंट एंड आइडियाज। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया कि हम एग्जामिन कर रहे हैं जो मटेरियल है, कंपोनेंट है, कंस्ट्रक्शन, इन सबको एग्जामिन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम वेरियस कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी टू अचीव अ स्पेसिफिक डिजाइन को। तो बहुत सारे फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं कि भी ऐसे ऐसे कंपोनेंट को जब जोड़ेंगे तो उसका क्या फंक्शन बनेगा, नया कंपोनेंट बनेगा तो हमारा डिजाइन गोल क्या रहेगा। एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रेस, कोई ब्रिज है, एग्जिस्टिंग ब्रिज है, तो उसे हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल वीकनेस उसकी क्या है। जबकि यहाँ पर देखो क्या हो गया, कंबाइनिंग डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल, बहुत सारे की आर्किटेक्चरल हमने ब्रिजेस का एनालिसिस करी और उसके बाद एक कोई नया ब्रिज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई नया टाइप का ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, तो ये डिजाइन सिंथेसिस हो गया। या हम कह सकते हैं की एस्पेक्ट क्या हो गया, शॉर्ट में हम कह सकते हैं एनालिसिस इज अबाउट अबाउट डीकंस्ट्रक्शन, यानी जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड जो आपका है उसको हम बार बारी डीकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यानी उसे उसमें और ज्यादा मॉडिफाई करके इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। जबकि डिजाइन सिंथेसिस क्या होता है, इट्स अबाउट न्यू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वर्ड है और यहाँ पर डीकंस्ट्रक्शन तो एक बार आ गया था तो इतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है। अब क्योंकि पीवाईक्यू में है तो यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दिया। तो पहला लेक्चर का पहला पार्ट ओवर हो गया, जिसमें हमने मशीन डिजाइन का इंट्रोडक्शन देखा, डिजाइन कंसिडरेशन, डिजाइन रिक्वायरमेंट, ये सब क्या होती है, और कुछ कुछ प्रोसीजर के फ्लो चार्ट देखे। अगर आप ये सब चीजें कंसेप्ट में अगर दिमाग में रखोगे तो आप इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो पीवाईक्यू भी हमने इससे रिलेटेड डिसाइड देख लिए। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है आज के लेक्चर का, स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन ऑफ द मटेरियल्स। अब इसमें कुछ कुछ मटेरियल्स के स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन पढ़ेंगे, जैसे कास्ट आयरन हो गया, प्लेन कार्बन स्टील हो गया, एलॉय स्टील हो गया, हाई 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 एलॉय स्टील हो गया। तो इन सब के कुछ कुछ डेजिग्नेशन हम पढ़ेंगे, जो कि आपके 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में आने की तो पॉसिबिलिटी कम रहेगी, लेकिन ये 2-2 नंबर में बहुत पूछ जाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कितना परसेंटेज होता है, कार्बन का कंटेंट होता है 2 से लेकर 4%। ये सब ने रेक्टिफिकेशन लगाया होता है। अच्छा, मटेरियल साइंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए है, थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा। अब पूरी मटेरियल साइंस तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कुछ कुछ पीवाईक्यू जब डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा भाई, आपको मटेरियल साइंस की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, राइट। तो कास्ट आयरन में 2 से लेकर 4% कार्बन होता है। कार्बन को हम तीन तरीके का सॉरी, कास्ट आयरन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन कंटेंट, है ना। माइक्रोस्ट्रक्चर और कार्बन कंटेंट ये सब पढ़ रखा अपने मटेरियल साइंस में। 3 तरीके के कास्ट आयरन होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन और डक्टाइल कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन की बात करें, ग्रे कास्ट आयरन को डिनोट करने के लिए या उसको डेजिग्नेट करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल Fg200। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन स्पेसिफाई किया जाता है सिंबल Fg फॉलोड बाय द टेंसाइल स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम। आई होप टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने पढ़ रखी है, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट में भी पढ़ रखी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी पढ़ रखी है, ये बट बार बार यूज होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे निकालते हैं, किसी भी मशीन को जब यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करते हैं, मटेरियल साइंस टेस्टिंग लैब में भी आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाली होगी अलग अलग मटेरियल्स की, राइट, या स्टील की तो निकाली होगी। तो Fg200 अगर कहीं भी लिखा हुआ है Fg200 तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए
कि ये बता रहा है कि ग्रे कास्ट आयरन है ना, ग्रे कास्ट आयरन है। और 200 क्या बता रहा है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, ये है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नोन एज मेगा पास्कल। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी इसे क्या बोल देते हैं हम, मेगा पास्कल। ठीक है, तो Fg200 दिस शोज ग्रे कास्ट आयरन विद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं, मेलेबल कास्ट आयरन। मेलेबल कास्ट आयरन तीन तरीके का होता है, जिसमें पहला हो जाता है ब्लैक हर्ड, ये आता है ब्लैक हर्ड मेलेबल कास्ट आयरन, परलिटिक मेलेबल कास्ट आयरन एंड व्हाइट हर्ड मेलेबल कास्ट आयरन। तो उसका भी डेजिग्नेशन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे ग्रे कास्ट आयरन है। तो इन तीनों का देख लेते हैं, इनको सिंबल से यूज किया जाता है BM, PM और WM। ठीक है, तो BM350 अगर कहीं लिखा है किसी भी न्यूमेरिकल में या कहीं भी आप देखोगे BM350 अगर लिखा होगा, उसका मतलब ये हो गया कि ये एक ब्लैक हर्ड मेलेबल कास्ट आयरन है जिसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हो गया आपको मेरे ख्याल से, आई होप बिल्कुल ये बात आपको तुरंत समझ में आ गई होगी। PM600 अगर कहीं लिखा हुआ है, एक डिजाइन इंजीनियर है कहीं जब कैटलॉग खोल के देख रहा है, स्टैंडर्ड्स खोल के देख रहा है, जब उसे देख रहा है PM600 कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको पता, उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि PM का मतलब है ये एक परलिटिक मेलेबल कास्ट आयरन है जिसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 600। इसी तरीके से WM व्हाइट हर्ड मेलेबल कास्ट आयरन है और 400 का मतलब हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो गई, राइट। तीसरा हो गया डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन। डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन को स्पोराइडल कास्ट ग्रेफाइट कास्ट आयरन भी कहते हैं। स्पोराइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन, अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने आयरन कार्बन डायग्राम देखा होगा, तो बहुत सारे इस तरीके के वर्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो उसमें आपके मटेरियल में जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो देखते थे वो सब उससे रिलेटेड है। तो उतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें डेजिग्नेशन पढ़ना है। तो यहाँ पर SG देखो, स्पोराइडल ग्रेफाइट में SG, यहाँ पर एक वर्ड आ गया हमारा SG, तो इसको डेजिग्नेट कैसे किया जाता है, SG। लेकिन यहाँ पर बस एक चीज और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर SG800 तो समझ में आ रहा है हमें, SG का मतलब क्या हो गया, ये एक डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन है जिसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, 800 न्यूटन पर। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बस डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर एक एडिशनली बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मिनिमम इलोंगेशन है वो 2% है। 2 का मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या हो गया, इसका जो मिनिमम इलोंगेशन है ये 2% होता है। तो क्या लिखा हुआ है, डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल SG एंड फॉलोड बाय द मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मिनिमम इलोंगेशन इन परसेंटेज। तो एक परसेंटेज इलोंगेशन का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BIS सिस्टम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ स्टील। अब स्टील के नाम से आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। स्टील आपकी सिंपल स्टील होती है, प्लेन कार्बन स्टील होती है, अनएलॉयड स्टील होती है, एलॉय स्टील होती है, हाई कार्बन स्टील होती है, हाई स्पीड स्टील होती है। बहुत तरीके की स्टील होती है जो कि आपने मटेरियल साइंस सब्जेक्ट में आपने इसका कंपोजिशन भी याद किया होगा और साथ ही साथ आपकी इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी याद करी होंगी, भले ही मन से करी है या बेमन से करी है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको यहाँ पर मटेरियल साइंस का होना चाहिए। किसी भी मशीन डिजाइन इंजीनियर को जब आप डिजाइन करते हो, ये बात मैंने आपको बताई, इससे पहले भी बताई। ठीक है, तो अभी एक एक करके 1 बाय 1 देखेंगे। स्टील का डेजिग्नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ स्टील आर यूज्ड इन मशीन कंपोनेंट। स्टील आर डेजिग्नेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ लेटर और नंबर इंडिकेटेड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज। अब स्टील का जो डेजिग्नेशन है ये 3 बातें आपको बताता है। कोई भी स्टील का डेजिग्नेशन कैसे होगा ये हम देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले देखो, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है, कार्बन का कंटेंट बताता है और कंपोजिशन ऑफ द एलॉइंग एलिमेंट बताता है। एलॉइंग एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, सिलिकॉन हो सकता है, मैग्नीज हो सकती है, क्रोमियम हो सकता है, निकेल हो सकता है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेनेडियम हो सकता है। तो बहुत सारे एलॉइंग एलिमेंट मिलाए जाते हैं, आपको याद भी होगा। मटेरियल साइंस की जब बात करें, मुझे याद आ रहा है कि क्रोमियम मिलाने से कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है ना, मैग्नीज की वजह से कुछ और प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट के लिए हम एलॉइंग एलिमेंट मिलाते हैं उसमें, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टील क्या होती है। स्टील विच आर स्टैंडर्डाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर
टेंसाइल स्ट्रेंथ विदाउट एनी डिटेल। एक सबसे पहले हम सिंपल स्टील की बात करें, जहां पर हम उसका केमिकल कंपोजिशन नहीं देख रहे हैं, है ना, केमिकल कंपोजिशन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देख रहे हैं। अभी केमिकल कंपोजिशन कहाँ देखेंगे, अभी आगे देखेंगे, राइट, अभी आगे देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि केवल केवल और एक स्टील है, सिंपल स्टील इन जनरल, है ना, जिसमें हम केवल टेंसाइल स्ट्रेंथ से इसे डेजिग्नेट कर रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल इसमें दो तरीके के एग्जांपल हैं आपके पास, Fe360। देखो Fe का मतलब है, हम स्टील की बात कर रहे हैं, Fe360 का मतलब ये हो गया, इट इंडिकेट, इसको याद कर लो, इट इंडिकेटेड अ स्टील विद मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 360 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जबकि यहां पर अगर Fe और E लग गया, देख रहा हो ना यहाँ पर, दोनों में अंतर क्या है, एक में Fe लगा हुआ है और एक में FeE लगा हुआ है। E का मतलब हो जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ, और यहां पर एक सिंपल जनरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्डिंग आपने पढ़ रखी होगी, जब आप आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ते हो तो आपने यील्डिंग पढ़ रखी होगी, सी पॉइंट पे यील्डिंग होती है, तो यील्ड तक की जो स्ट्रेंथ होती है वो यील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है, और जो टोटल स्ट्रेंथ होती है अल्टीमेट तक, वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। अगर किसी स्टील का सिंबल, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना, आगे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा डेजिग्नेशन। Fe360 है तो इसका मतलब है स्टील जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 360 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और Fee 250 लिखा है, इसका मतलब इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, एक ऐसी स्टील है जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो इस तरीके का जो डेजिग्नेशन सिस्टम है, इसमें आपको स्टील में कितनी कार्बन की परसेंटेज है और एलॉइंग एलिमेंट की परसेंटेज पता नहीं चल रही है, लेकिन हमें इसकी स्ट्रेंथ पता चल रही है, और कौन सी स्ट्रेंथ है ये भी पता चल रही है। दो तरीके की होती है ना स्ट्रेंथ, दो तरीके की होती है, अरे स्ट्रेंथ दो तरीके की नहीं होती है। आपने आयरन कार्बन डायग्राम, सॉरी, आपने स्ट्रेन डायग्राम देखे ना, एक तो यील्डिंग पे आती है, यील्डिंग पे स्ट्रेंथ आती है YT आती है, यील्ड स्ट्रेंथ, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है वो आपके फ्रैक्चर पॉइंट से पहले आती है, सिग्मा UT आती है ना। तो ये पहले वाले डेजिग्नेशन सिस्टम में आपको ये बता रहा है कि कौन सी स्ट्रेंथ आपको बता रहा है कि बस, और उसके बारे में और किसी और चीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील का डेजिग्नेशन कैसे किया जाएगा, इसमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर वन, प्लेन कार्बन स्टील में the designation of the plain carbon steel consists of the following three quantities: figure indicating 100 times the average percentage of the carbon, नंबर 2 उसमें लेटर होगा C, और नंबर 3 उसमें मैग्नीज का एवरेज परसेंटेज होगा, या फिगर इंडिकेटेड 10 टाइम्स द एवरेज परसेंटेज ऑफ मैग्नीज। अब ये बात आपको अभी एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो डेजिग्नेशन में 100 टाइम लिखी होती है, एक्चुअल में 100 टाइम नहीं होती है, डिवाइडेड बाय 100 टाइम करके निकालना पड़ेगा। जो मैग्नीज की परसेंटेज होती है वो 10 टाइम्स लिखी होती है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 40C4, देखो ध्यान से देखो, सॉरी आई एम सॉरी 55C4 लिखा हुआ है। 55C4 इसका मतलब कार्बन की परसेंटेज कितनी है, देखो यहां पर कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 55 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 0.55। ठीक है, तो 100 टाइम हम डेजिग्नेशन में कितना लिख रहे हैं, 100 टाइम, तो 0.55 का 100 टाइम कितना हो गया, 55। इसी तरीके से मैग्नीज की परसेंटेज कितनी है, 4, यहां पर लिखा है 4, एक्चुअल में 4 नहीं है, 4 नहीं है, डिवाइडेड बाई 10 है। मैग्नीज की परसेंटेज 4/10 है, तो 4/10 इज इक्वल टू 0.4। आगे समझ में। तो जहां भी लिखा हुआ है किसी भी किताब में, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिखा होता है, आपको पहचानना होता है, इसलिए ये करना जरूरी है। भले ही किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये शायद PYQ में 2-3 साल में नहीं पूछा गया है, लेकिन न्यूमेरिकल में भर भर के इस तरीके के डेजिग्नेशन यूज किए जाते हैं। पूरी मशीन डिजाइन में जब न्यूमेरिकल कर रहे होगे तो इस तरीके के डेजिग्नेशन आपको देखने को मिलेंगे, तो बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और देखो 2-2 नंबर के क्वेश्चन तो AK2 में आ ही सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या मतलब हो गया भाई, अब इसका मतलब क्या हो गया, 55C4 का मतलब क्या हो गया
कि अ प्लेन कार्बन स्टील विद 0.55% कार्बन, 55 को डिवाइड किया 100 से, ठीक है, एंड 0.4% मैग्नीज। तो सी के आगे लगा है, अब मैग्नीज लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि प्लेन कार्बन स्टील है उसमें केवल कार्बन और मैग्नीज की परसेंटेज है, तो हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सी से पहले जो लिखा है ये तो कार्बन की, और सी के बाद जो लिखा है ये मैग्नीज की परसेंटेज को शो कर रहा है। कार्बन की परसेंटेज के लिए हम 100 से डिवाइड कर दे, मैग्नीज की परसेंटेज के लिए 10 से डिवाइड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीजें आ गई, 100 टाइम सिंपल आ गया सी, सिंपल सी आ गया, और उसके बाद मैग्नीज की परसेंटेज आ गई। तो इसको निकाल लोगे, 40 C8 का मतलब क्या हो गया, 40 C8 का मतलब हो गया इट इज अ प्लेन कार्बन स्टील विद 0.4% कार्बन, है ना, विद 0.4% कार्बन, एंड 8 को डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से, 0.8% मैग्नीज, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्लेन कार्बन स्टील विद 0.4% कार्बन एंड 0.8% मैग्नीज। बहुत ही आसान है, बस ये कंसेप्ट समझ जाओ, आगे की स्लाइड्स आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने लगेंगी और इंटरेस्ट भी आएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंटरेस्ट से करो। डेजिग्नेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, द डेजिग्नेशन ऑफ द अनएलॉयड। अभी हम बात कर रहे थे प्लेन कार्बन स्टील की, प्लेन कार्बन स्टील की बात आ जाती है अनएलॉयड। एक तो एलॉय स्टील होगी जिसमें भर भर के एलॉइंग एलिमेंट होते हैं, है ना, जैसे सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, वेनेडियम हो गया, है, आगे देखेंगे आप। अगर एलॉय नहीं कर रखा है उस केस में हम स्टील का डेजिग्नेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें तो वही आ गया, देखो कार्बन को हमेशा 100 टाइम करेंगे, कार्बन की जितने भी डेजिग्नेशन है उसमें कार्बन का डेजिग्नेशन जो है वो 100 टाइम ही होगा, उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। दूसरा, स्टील में सिंबल सी भी आ रहा है ना, सिंबल सी आएगा, और ये तीनों पॉइंट्स देखो सेम हो गए, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, ये तीनों पॉइंट्स आप देख सकते हो, ये तीनों पॉइंट्स आपस में मैच कर रहे हैं, है ना। प्लस इसमें क्या हो गया, अगर कोई सिंबल एस है, सल्फर हो गया, एससी हो गया, टी हो गया, या लेड हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट प्रेजेंट, दैट इज व्हिच मेक्स द स्टील फ्री कटिंग स्टील। अगर ये वाला एलोइंग एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट एडेड है, तो वो कौन सी स्टील कहलाएगी, फ्री कटिंग स्टील कहलाएगी। अच्छा, इसका डेजिग्नेशन, इसका जो परसेंटेज है वो कैसे निकलेगा, जैसे सल्फर है, इसका 100 टाइम, 100 टाइम हमने यहाँ पर दिखा रखा है, अब फिगर इंडिकेटिंग 100 टाइम ऑफ द एवरेज परसेंटेज ऑफ द एबव एलिमेंट। यानी ये जो चार कंपोनेंट्स हैं, ये जो चार एलिमेंट हैं, ये चार एलिमेंट हैं, इनको इनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके इसके आगे जो नंबर लिखा है, फॉर एग्जांपल पीवी के आगे नंबर लिखा है 50, है ना, तो 50 को डिवाइड कर दोगे आप 100 से, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर कितना है, 100, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, 50C12S14, तो सी से पहले लिखा है 25, तो 25 को मैंने 100 से डिवाइड किया, कार्बन की परसेंटेज आ गई 0.25, वेरी गुड, है ना। सी के बाद 12 लिखा हुआ है, सी के बाद 12 लिखा हुआ है, तो 12 किसकी है, ये मैग्नीज की हो गई। 12 को किससे डिवाइड करना है, मुझे 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है 1.2, तो 1.2 क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, 0.25% कार्बन हो गया। अब यहाँ पर सल्फर का परसेंटेज और दे रखा है, इन एडिशन टू द प्लेन कार्बन स्टील, इस तरीके के स्टील में सल्फर का और दे रखा है, सल्फर का 14 दे रखा है। अब 14 को मैं किससे डिवाइड करूं, 10 से या 100 से, ये आपको याद करना पड़ेगा, है ना। सल्फर के लिए इन्होंने बता रखा है कि 100 टाइम दे रखा है, इन चारों एलिमेंट का 100 टाइम कंपोजिशन दे रखा होता है, तो 14 को डिवाइड करना है 100 से, 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.14। इसका मतलब इस स्टील में जहां भी लिखा हुआ है, ये सिंबल लिखा हुआ है, इस स्टील में 0.25% कार्बन है, 1.2% मैग्नीज है, और 0.14% सल्फर मौजूद है, ठीक है। क्या आप इसका निकाल सकते हो अपने आप से, चलो ये ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, कोई एक्सरसाइज करवाएंगे आपसे। 20C12PB15 समझ में आ गया। 20 का मतलब 20 को डिवाइड करो 100 से, तो 0.2% कार्बन है, 12 को डिवाइड करो 10 से, यानी 1.2% मैग्नीज है, और लेड, लेड यहाँ पर देखो, लेड आ रहा है ना यहाँ पर, लेड 15 को डिवाइड करो 100 से, 0.15 आ गया, यानी 0.15% लेड मौजूद है इसमें, ठीक है। तो अनएलॉयड फ्री कटिंग स्टील का डेजिग्नेशन यहाँ पर इस तरीके से कर देते हैं।
ठीक है। अब बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट विच इज एलॉय स्टील। एलॉय स्टील में ये टेबल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। और एक बार देखेंगे इस पे अगर डिजाइन डाटा बुक में है या नहीं मैं आपको बता दूंगा। ये टेबल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना, किताब से लिए, मैंने भंडारी की किताब से लिया है ये टेबल। अब इसमें एलॉइंग एलिमेंट कौन कौन से हैं उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर याद रखना पड़ेगा। अभी तक मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या चल रहा था, अभी तक मल्टीप्लाइंग फैक्टर कार्बन के केस में चल रहा था 100, वो कार्बन के केस में 100 चल रहा था, मैग्नीज के केस में 10 चल रहा था, और बाकी इन चारों एलिमेंट के केस में चल रहा था 100, राइट। लेकिन अब आपको याद रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज, सिलिकॉन और टंगस्टन कहलाता है आई थिंक डब्लू, और 10 है आपका इन सब के लिए, है ना, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड, कॉपर, निकिल, ये इन सब के लिए है। कॉपर टीआई, सॉरी निकिल नहीं, निकिल तो ऊपर है, और फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन के लिए कितना है 100, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा यहाँ पर सी सिंबल नहीं आएगा एक एलॉय स्टील में, आपको ध्यान, आप कहोगे सर कितना याद रखेंगे, तो ये टॉपिक थोड़ा ऐसा ही है ना, ये स्टैंडर्ड जिसने भी बना रखे हैं, मैंने तो नहीं बनाया, मैं तो जो पढ़ रहा हूँ मैं तो इसको बस फॉलो कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि कुछ कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर न्यूमेरिकल में एलॉय स्टील है, इसमें सी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 25 है ये दिखा ससुरा सी रहा है। पहला जो एलिमेंट है, पहला जो न्यूमरिक वर्ड है, पहला न्यूमरिक वर्ड हमेशा कार्बन की ही परसेंटेज को दिखाएगा। यहाँ पर सी लिखा नहीं है लेकिन दिखाएगा कार्बन की परसेंटेज को, ठीक है। तो 25Cr4MO2, 25 का मल्टी, ये कार्बन का हो गया, कार्बन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 100, तो 25/100 यानी 0.25, है ना। क्रोमियम के केस में कितना है, क्रोमियम के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, देखो क्रोमियम के केस में मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4, तो 4 को 4 से डिवाइड किया है 1, इसका मतलब क्रोमियम की परसेंटेज कितनी है 1%। मोलिब्डेनम का देखो एमओ, एमओ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना 10, यानी 2 को 10 से डिवाइड किया कितना आया 0.2, ठीक है। तो मोलिब्डेनम कितना मौजूद है उसमें 0.2%। फिर से समझो, इस स्टील का मतलब हो गया, इस स्टील का मतलब हो गया दिस इज अ एलॉय स्टील विच कंटेन 0.25% कार्बन, 1% क्रोमियम एंड 0.2% मोलिब्डेनम। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब इसको और कर लेते हैं भाई, इसको कर सकते हो अपने आप। 40 का मतलब क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाई, बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है कार्बन का 100, ठीक है। इट मींस 0.4% तो इसमें हो गया कार्बन। बताओ निकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, यहां पर देख लेते हैं टेबल में, निकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4, यानी 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, दिस इज 0.4, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2, यानी निकिल की परसेंटेज कितनी है 2%, निकिल परसेंटेज हो गई। क्रोमियम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, ये भी 4 है ना। क्रोमियम का देखो यहाँ पर क्रोमियम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 है, तो क्रोमियम का कंटेंट कितना दे रहा है 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2, इट मींस 2% क्रोमियम हो गया, ठीक है। वेनेडियम, वेनेडियम देखो वी सर्च करो, यहाँ पर वी कहां पर है, वी आ रहा है यहाँ पर आ रहा है, वी का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 10, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 is equal to 0.2, it means 0.2% वेनेडियम V। तो 40Ni8Cr8V2 का मतलब क्या हो गया, ये एक एलॉय स्टील है जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.4% है, निकिल की परसेंटेज 2% है, क्रोमियम की परसेंटेज 2% है, और वेनेडियम की परसेंटेज 0.2% है, ठीक है। 0.4% कार्बन हो गया, 2% निकिल हो गया, 2% क्रोमियम हो गया, 2% 0.2% वेनेडियम हो गया, राइट। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है अभी एग्जाम में, 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे, हालांकि ये आया नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अच्छे से करना चाह रहे हैं कि ताकि PYQ इंपॉर्टेंट है, PYQ में अगर आ भी जाएगा, सॉरी अगर आगे के पेपर में आ भी जाएगा तो हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को उल्टा करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम डेजिग्नेशन देख रहे थे और उसकी परसेंटेज, एलिमेंट की परसेंटेज निकाल रहे थे। यहां पर उल्टा काम करेंगे हम, यहां पर हम क्या करेंगे, हमें
परसेंटेज रेंज दे रखी है। अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखो 50C4 है, किसी बच्चे ने नोट भी कर लिया होगा क्योंकि सीरीज तो चल ही रही है। 50C4 को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि 0.5% कार्बन और 0.4% मैग्नीज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 0.5 ना होके 0.5 से लेकर 0.6 के बीच में कार्बन है। 0.5 से लेकर 0.6 का इसका एवरेज निकालोगे 0.5 और 0.6 का 0.55 ही आएगा एवरेज, ठीक है। और मैग्नीज कितना है 0.3 से लेकर 0.5 तक, 0.3 और 0.5 का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 0.4% आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कार्बन दे रखा है 0.12 से लेकर 0.18। इसका मतलब कार्बन की एक्चुअल में परसेंटेज कितनी हो गई 0.12 और 0.18 का एवरेज ले लो, कितना आएगा एवरेज 0.15। सिलिकॉन की रेंज क्या दे रखी है 0.15 से 0.35, इसका एवरेज ले लो 0.25 आएगा। मैंगनीज का 0.4 से लेकर 0.6 दे रखा है, इसका एवरेज ले लो 0.5 आएगा, है ना। क्रोमियम का 0.5 से लेकर 0.8 दे रखा है, इसका एवरेज लोगे तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 0.65 आई एम सॉरी 0.65 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे उल्टा करो, क्योंकि एलॉय स्टील में इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.5 को मल्टीप्लाई करूं 100 से, क्योंकि इसका टेबल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 100, राइट। सिलिकॉन का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4, तो 0.24 को किया 1 से, 0.25 को करा 4 से 1 आ गया। मैग्नीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4, तो 0.5 को 4 से किया 2 आ गया। क्रोमियम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2.6 आया भाई। 2.6 तो हमने देखा नहीं, 2.5 से ज्यादा है तो हमने क्लोज ले लिया, ठीक है। तो इसका डेजिग्नेशन क्या होना चाहिए, इसका डेजिग्नेशन होना चाहिए भाई कार्बन की परसेंटेज। इसका आंसर क्या होना चाहिए, कार्बन की ऊपर लिख देता हूं मैं, कार्बन की परसेंटेज है 15, राइट 15। उसके बाद होना चाहिए SI 15 SI1, और मैग्नीज का है 2 और क्रोमियम का है 3। तो एक्चुअल में आंसर ये होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, है ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, बहुत सारे अपवाद होते हैं, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, तो ये रॉन्ग है, इसको ध्यान रखो। अगर आपने ये आंसर लिख दिया तो आपको हो सकता है 2 में से 1 नंबर दे दे एग्जामिनर, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं। अब सही क्या है, यहाँ पर एक एजम्पशन है, या ये नोट आपको याद रखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीज आर नॉट कंसीडर इन द डेजिग्नेशन ऑफ एलॉय स्टील। वैसे कंसीडर किया जाता है ना, हमने पहले कंसीडर किया है, लेकिन एलॉय स्टील की जब हम बात करते हैं तो सिलिकॉन और मैग्नीज को कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इनके होने ना होने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम डेजिग्नेशन में इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं जब हम एलॉय स्टील की बात करते हैं, कि एलॉय स्टील में देखो इन सब की ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। क्रोमियम हो गया, बाकी कंपोनेंट्स की ज्यादा अहमियत रखती है, सिलिकॉन और मैग्नीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो इसको हटा दो आप, सिलिकॉन और मैग्नीज को हटा दो, बचेगा कितना 15Cr3। 15Cr3 ये आंसर हो गया। सिलिकॉन मैग्नीज को हटा दो तो 15Cr3 ये कुछ नहीं है, एक एलॉय स्टील है जिसमें सारा कंपोनेंट आप इसमें बता सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग हटके है, ये आप अपने आप से कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अपने आप से कर लेना। आप वही करना, इसको नेग्लेक्ट कर देना, सिलिकॉन और मैग्नीज को नेग्लेक्ट कर दो, है ना। तो निकिल और क्रोमियम का एवरेज निकाल के उसके मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। एक और कर लेते हैं लास्ट, हाई एलॉय स्टील। हाई एलॉय स्टील में अगर एलॉय जैसे कोई एलॉय है, फॉर एग्जांपल निकिल है, उसका परसेंटेज अगर 10 से ज्यादा हो रहा है तब ये कैटेगराइज किया जाएगा हाई एलॉय, हाई एलॉय स्टील। उसका डेजिग्नेशन में बस अंतर ये होता है कि ये एक्स, यहाँ पर सबसे पहले एक्स लिखा जाता है और एक्स के बाद कार्बन की परसेंटेज लिखी जाती है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। जहां पर 10% से ज्यादा अगर किसी कंपोनेंट का एलॉइंग एलिमेंट हो जाता है तब वो क्लासिफाई की जाती है हाई एलॉय स्टील में। इसको सबसे पहले एक्स से स्टार्ट किया जाता है, एक्स के बाद कार्बन का परसेंटेज आता है, और कार्बन के परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर कुछ भी चेंज
नहीं होता है, वो 100 ही रहेगा। जबकि बाकी के जो एलॉइंग एलिमेंट है उसमें कोई भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 1। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल x 15, Cr 25 और निकिल 12 की बात करें, जैसे ही x लगा हुआ है आप तुरंत समझ जाओगे कि ये हाई एलॉय स्टील है। x के बाद 15 लिखा है तो 15 को झटाक से 100 से डिवाइड कर दो। जब 100 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.15% कार्बन इसके अंदर मौजूद है। क्रोमियम का कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, निकिल का भी कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि हम हाई एलॉय स्टील की बात कर रहे हैं। तो क्रोमियम की परसेंटेज 25% हो गई, निकिल की भी 12% हो गई इसमें कंपोजिशन। इसका मतलब ये सिंबल डेजिग्नेट, ये डेजिग्नेशन आपको बता रहा है कि इसमें 0.15% कार्बन है, 25% क्रोमियम है और 12% निकिल है। इसी का अगर उल्टा करें हम, है ना, इसका सवाल अगर हम उल्टा देखें तो क्या आप इसका बना सकते हो? इसको आप अपने आप से कर लेना, मैं इसका आंसर लिख देता हूं। मैं इसका आंसर लिख देता हूं, देखो मैं आंसर लिख रहा हूं, आप अपने आप रफ पे करते जाओ, है ना, अपने आप से ही इसको कर लो। कार्बन की परसेंटेज का एवरेज हम ले सकते हैं, एवरेज आएगा 0.2 यानी 20%, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले से लिख रखा है कि ये हाई एलॉय स्टील है, एलॉय स्टील नहीं है, हाई एलॉय स्टील है, तो जिस भी आप इसको तो नेग्लेक्ट ही करना पड़ेगा मुझे, इसको नेग्लेक्ट कर दो, सिलिकॉन और मैग्नीज को नेग्लेक्ट कर दो। अब निकिल की परसेंटेज कितनी आ रही है, 1.5 और 2.5, इसका एवरेज कितना आएगा, 2। तो निकिल की परसेंटेज, अच्छा जनरली क्रोमियम को हम पहले लिखते हैं, क्रोमियम का परसेंटेज कितना आ रहा है, 16 से लेकर 20, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, और निकिल का कितना हो जाएगा, निकिल का 1.5 से 2.5 मतलब 2%। कुछ भी इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? आई होप ये बात क्लियर हो गई। ये आंसर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाकी इसे आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके एवरेज एवरेज निकाल के एग्जाम में कर देना। तो यहाँ पर सेकंड टॉपिक आपका फिनिश होता है। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ पीवाईक्यू आए हुए हैं, जल्दी से मैं बता देता हूँ। बहुत ज्यादा इसमें आपका बहुत ज्यादा हमें दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं AK2 में जो कि इतने रिलेवेंट नहीं होते हैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट के लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने मटेरियल साइंस पढ़ रखा है आप इसको इलेबोरेट कर सकते हो। क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कास्ट आयरन ओवर द डिजाइन कंसिडरेशन। कास्ट आयरन के क्या क्या फायदे नुकसान होते हैं, आपने ऑलरेडी मटेरियल साइंस सब्जेक्ट में पढ़ रखा है। कास्ट आयरन के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं भाई। टूलिंग, कास्ट आयरन के लिए जो टूलिंग रिक्वायर्ड होती है वो सस्ती होती है एज कम्पेयर टू अलग, यानी कास्ट आयरन को बनाने के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कास्ट आयरन में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, उसको कास्ट करके मतलब मेल्ट करके हम आराम से कास्टिंग उसमें कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूब को भी बना सकते हैं। इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, स्टील से 5 गुना बेहतर होती है। तो ऐसी जगह जहां पर अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए, कास्ट आयरन को हम यूज कर सकते हैं। डैम्पिंग कैपेसिटी, वियर एंड टियर इसमें कम होता है। हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकता है वाइब्रेशंस को, जिसकी वजह से जो लेथ मशीन के बेड होते हैं या फ्रेम्स होते हैं हम कास्ट आयरन का बनाते हैं, क्योंकि ये डैम्प को एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाइब्रेशन को। डैम्पिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी होती है। लेस ससेप्टिबल टू द स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अच्छा ये वाला पॉइंट आपको आगे समझ में आएगा, जब मैं तीसरा चौथा लेक्चर ले रहा हूँ तब आपको मैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन बताऊंगा। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसमें कम होता है, नॉच सेंसिटिविटी तो इसमें कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया 2024-25 में, एलॉय स्टील को क्यों यूज कर रहे हैं। अच्छा देखो, एलॉय स्टील, ये क्वेश्चन अगर कोई कुछ भी नहीं आता हो तब भी आप इसे अटेंड कर सकते हो, कितना आसान है क्वेश्चन। देखो एलॉय स्टील में आप जो भी एलॉय एलिमेंट यूज कर रहे हो उसका सिंपल पर्पस होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इनहेंस करना। अब ये किसी एलॉय स्टील की तो बात कर नहीं रहा है, ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, तो आपके दिमाग में जो जो प्रॉपर्टीज आ रही है हर प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए एलॉय स्टील इस्तेमाल की जा रही है। जो आपके दिमाग में आ रहा है वो लिख दो, इसमें सब कुछ सही है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एलॉय स्टील तो दे नहीं रखा है इसने, है ना। इसने एक एलॉय स्टील तो बहुत तरीके की होती है। एलॉय स्टील वाइडली यूज्ड इन द मशीन डिजाइन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्लेन कार्बन स्टील की कंपैरिजन में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। बनाया जाता है ना एलॉय स्टील को, कुछ कुछ एलाइंग एलिमेंट को लगा के बनाते हैं उनसे, ठीक है राइट। तो इसमें इनहेंस स्ट्रेंथ, हार्डनेस इंप्रूव हो रही है, वियर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है, कोरोजन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो रही है, और ये फटीग लोड मतलब जो जहां पर वेरिएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है,
उसको फटीग आपने पढ़ रखा होगा मेटेरियल साइंस में, उसके लिए भी अच्छी होती है, अच्छे टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे काम कर जाती है ना, और इसको और ज्यादा हीट ट्रीटमेंट से हम इसे इसमें हार्डनेस भी इंप्रूव इसकी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ गया था इसी के साथ कि आप मटेरियल्स को कैसे क्लासिफाई, भैया ये मशीन डिजाइन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पिछली साल ही पूछा गया है कि क्लासिफाई करिए आप इंजीनियरिंग मटेरियल को। तो ये क्लासिफिकेशन आप मटेरियल साइंस में पढ़ते हो, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेरेमिक, कंपोजिट, ये टाइप्स ऑफ मटेरियल आप इसे बता दो। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारा खत्म हो गया, सेकंड पार्ट इज ओवर। इस लेक्चर का सेकंड कंटेंट था मटेरियल्स के बारे में बताना, और साथ ही साथ आपको बताना कि मटेरियल को कैसे डेजिग्नेट किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तीसरा बहुत ही आसान है, एक टॉपिक है, और कभी कभी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, उसको आप कर लेना, अपने आप से बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। सिलेक्शन, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ प्रिफर्ड साइजेस। इंजीनियरिंग डिजाइन में डिजाइन इंजीनियर अगर किसी किसी मशीन बना रहा है या कोई कंपोनेंट बना रहा है, तो कई बार उसे स्पेसिफिकेशन की रेंज बतानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, एक कोई कंपनी है जो किसी कार का मॉडल बना रहा है और वो अलग अलग सीसी का इंजन बना रहा है, तो वो देखेगा भाई 1000 सीसी से लेकर 2000 सीसी तक का इंजन बना रहा है, तो वो अलग अलग किस किस कैपेसिटी का इंजन बनाए, किस किस रेंज का इंजन बनाए। या फॉर एग्जाम्पल कोई क्रेन है, अब कंपनी क्या कर रही है कि अलग अलग टाइप की क्रेन बनाना चाहिए, अलग अलग कैपेसिटी की क्रेन बनाना चाहिए, जो 100 किलो न्यूटन से लेकर 1000 किलो न्यूटन तक का लोड को बियर कर सके। तो उसे कौन कौन सी रेंज में या किस किस स्पेसिफिकेशन की क्रेन बनानी चाहिए। सपोज कोई मोटर बनाने की कंपनी है, तो वो 2 किलोवाट का, 2 से लेकर 15 किलोवाट, 2 से लेकर 20 किलोवाट तक 4 या 5 तरीके की मोटर बनाना चाहता है। तो किस रेंज में ऑपरेट करे, किस पर्टिकुलर कैपेसिटी का, उन 5 कैपेसिटी, वो 5 रेंज किस, यानी 5 जो मोटर निकाल रहा है वो किस पावर का निकाले, ये सब उसे डेजिग्नेट किया जाता है। तो इसमें एक छोटा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट आता है, वो बताया गया है यहाँ पर, उसी को मैं समझा देता हूँ। उसी को बोल देते हैं प्रिफर्ड साइज। तो इंजीनियरिंग डिजाइन में अ डिजाइनर हैज टू स्पेसिफाई द साइज और स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। इट इंक्लूड द डिफरेंट पैरामीटर लाइक पावर ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्पीड हो गया, डायमेंशन हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये अलग अलग रेंज में, पावर को अलग रेंज में हमें डिसाइड करना है। लोड कैरिंग कैपेसिटी मैंने बताया, जैसे क्रेन हो गया, स्पीड हो गया, किसी स्पिंडल की स्पीड हो गई, अलग अलग रेंज की मैक्सिमम स्पीड हमें डिजाइन करनी है, किसी कंपोनेंट का डिजाइन हो गया, वेट हो गया। तो प्रिफर्ड नंबर हमारी इस काम में मदद करता है, या प्रेफरेंस नंबर का कंसेप्ट हमारी इस काम में मदद करता है। प्रेफरेंस नंबर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइजेस ऑफ द प्रोडक्ट। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा यहाँ पर, है ना। वो न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे ही होंगे जो आपने ऑलरेडी 9th और हाई स्कूल में कर रखे होंगे। एपी और जीपी पढ़ते हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा, और जो AK2 में आया हुआ क्वेश्चन है उसमें भी देखोगे आप, केबल और केबल सिंपल मैथमेटिक्स का जीपी का कंसेप्ट लग रहा होगा। आपको पता है जीपी क्या होती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जीपी लिखी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखी, ये ऐसे ही लिखते हैं ना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू द ए आर की पावर n-1। फॉर एग्जांपल अगर जीपी में 10 टर्म है, तो ये वाली जो 10th टर्म होगी वो ए आर टू द पावर n-1 होगी, और पहली टर्म क्या होगी ए। और बाकी की टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, वेयर आर इज द रेशियो फैक्टर। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये लास्ट टर्म हो गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ही कंसेप्ट में एक सीरीज दे रखी है किताब में कि R5 सीरीज, R10, R20, R40 और R80 सीरीज। तो जो R की जो वैल्यू है, R मतलब रेशियो फैक्टर, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो R की जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए एक गाइडलाइन दे रखी है, R5, R10, R20, R50, 40 और 80 सीरीज। अब इसमें रेशियो फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे R5 सीरीज है, R5 सीरीज है, तो आप क्या करो, 10 की पावर 1/5, यानी रूट 5 लिख दो यहाँ। ठीक है, और ये रूट 10 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 1/10। तो जब ये निकालोगे 10 की पावर 1/5, 1.58 आएगा। रूट में जब 10 निकालोगे तो 1 पॉइंट, आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो इसे, है ना। रूट में जब आप 20 लिखोगे, 10 की पावर 1/20, तो 1.12 आएगा, 1.06 एंड 1.03 रिस्पेक्टिवली आएगा। एक दो एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा जो कॉमन सीरीज होती है वो R5 और R10 सीरीज यूज होती है। R5 सीरीज क्या होती है, R5 सीरीज में देखो कौन से नंबर आएंगे। अगर मैं
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ए जो है स्मॉल ए मैं 1 ले लूं, तो 1 के बाद R5 सीरीज का रेशियो फैक्टर कितना है 1.8, तो ये हो गया 1, और दूसरा नंबर क्या हो गया 1 इंटू 1.58, तीसरा नंबर क्या हो गया 1 इंटू 1.58 का स्क्वायर, चौथा नंबर क्या हो गया 1 इंटू 1.58 का क्यूब एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सीरीज आगे चलेगी। क्लियर है? अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, जैसे 1 इंटू 1.58 इसको हमने अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया 1.6, 1.58 का स्क्वायर ये आ रहा होगा करीब 2 पॉइंट, आप कैलकुलेटर से करके देखना, ये 2.499 आ रहा होगा, इसको हमने अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया 2.5, 1.58 का क्यूब ये आ रहा होगा करीब करीब 3.99 के करीब आ रहा होगा, उसको लिख दिया 4। तो थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके ये R5 सीरीज हो गई, इसी तरीके से ये R10 सीरीज हो गई। R10 सीरीज में रेशियो फैक्टर कितना आ गया 1.26। ठीक है, क्लियर हो गया? ये एग्जांपल दे रखा है मैंने, जो मैंने अभी बताया है यहाँ पर लिख रखा है, ये थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। देखो ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल मैंने रखा है, R5 और R10 सीरीज का अप्रोक्सीमेट करके हमने लिख रखा है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं सीधे। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि ये क्रेन बना रही है ना, लिफ्टिंग टैकल बना रही है, जो इंट्रोड्यूस करना चाह रही है 9 डिफरेंट मॉडल बनाना चाह रही है, रेंजिंग फ्रॉम 15 किलो न्यूटन से लेकर 100 किलो न्यूटन तक के मॉडल बनाना चाह रही है। यानी पहला जो क्रेन की जो कैपेसिटी होगी 15 किलो न्यूटन होगी, और जो नाइन्थ मॉडल है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 100 किलो न्यूटन। अब जरा मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि इसमें दो तरीके हैं, देखो क्वेश्चन को करने के इसमें दो तरीके हैं। या तो आप जहां पर 5 के आसपास होगा वहां R5 सीरीज सेलेक्ट कर लो, जहां पर 10 के आसपास होगा वहां R10 सीरीज सेलेक्ट कर लो, जहां पर आपका 20 के करीब कैपेसिटी रेंज होगा, यानी अगर क्वेश्चन आपका ऐसा होता कि 15 से लेकर 100 किलोमीटर तक 20 रेंज निकालना चाह रहा है, तब आपका हो जाता R20 सीरीज आप सेलेक्ट कर लेते हैं। 19-20 के करीब अगर रेंज निकालना चाह रहा है कंपनी वाला, तो आप R20 सीरीज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने R10 सीरीज को सेलेक्ट किया और डायरेक्टली टेबल से देख लिया, डायरेक्टली मैंने ये टेबल से देख लिया। R10 सीरीज का मतलब हो गया 1.26, है ना, R10 सीरीज का हो गया रेशियो फैक्टर 1.26। अब मैं क्या करूंगा, पहला मॉडल तो हो गया मेरा 15 न्यूटन का, किलो न्यूटन का, आई एम सॉरी, दूसरा मॉडल हो गया 15 इंटू 1.26, तो ये आएगा 18.9, इसको अप्रोक्सीमेट कर लिया 19 किलो न्यूटन। तीसरा हो गया 1, अब आपको यहाँ पर एक गलती, ये गलती नहीं करनी है, 19 को मत करना 1.26 से, हमेशा AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4, AR की पावर 5, AR की पावर 6 ऐसे ही करना है ना। कभी ये मत करना कि 30 किलो न्यूटन आया और 30 को 1.26 से मल्टीप्लाई किया, यानी चौथा मॉडल आया उसको पांचवें के लिए आपने 1.26 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे नहीं करना। हमेशा जब आप क्वेश्चन करोगे तो हमेशा ऐसे ही करोगे, ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, ए इंटू आर की पावर 4, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप अप्रोक्सीमेट कर दो, मतलब इंटीजर में आप उसे अप्रोक्सीमेट कर दो। भाई सीधी सी बात है, आप मार्केट से अगर क्रेन की कैपेसिटी लेने जाओगे, आप उससे ये तो नहीं कहोगे कि भैया 18.9 किलो न्यूटन की आप मुझे क्रेन दे दो। भाई जाहिर सी बात है, आप 19 बोलोगे या 20 बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा। तो जो भी आपके आंसर आएंगे इंटरमीडिएट स्टेज पे, उस पर अप्रोक्सीमेट कर दो। यहाँ पर 9th मॉडल छुप गया है, वो PDF में आपको दिख जाएगा गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन पे, अगर आप कोर्स इनरोल कराते हो तो यहाँ ये उसमें निकाल लेना AR की पावर 8, यहाँ से 9th मॉडल आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। अल्टरनेट मेथड क्या हो गया, भाई R10 सीरीज मुझे नहीं पता कि R10 सीरीज क्या होती है ना, मैं दिमाग लगाना चाहता हूँ कि मैं कौन सी सीरीज सेलेक्ट करूं, R5 करूं या R10। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स हाई स्कूल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट पढ़ रखा है, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, यहां पर मुझे पता चल गया कि पहला तो हो गया 15 और दूसरा हो गया 15 इंटू आर, तीसरा हो गया, तीसरी कैपेसिटी होगी 50 इंटू आर स्क्वायर। ये कहां तक जाएगा भाई, टोटल कंपोनेंट कितने चाहिए उसे, 9 कंपोनेंट। तो ए आर टू दी पावर n-1, ए आर टू दी पावर n-1 कितना हो गया, r टू दी पावर 8, है
तो ये आपकी जीपी सीरीज आ गई, यानी 15r की पावर 8 इज इक्वल टू 15r की पावर 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म कितनी है 100 न्यूटन। कैपेसिटी रेंज कितनी है, पहली कैपेसिटी है 15 किलो न्यूटन की और लास्ट कितनी है 100 किलो न्यूटन। तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो आर की वैल्यू। तो जब यहां से आर की वैल्यू सॉल्व करोगे 15r की पावर 8 इज इक्वल टू 100, तो 8 आर की पावर 8 इज इक्वल टू 100 अपॉन 15। तो जब आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू बिल्कुल उतनी ही आएगी 1.26, एग्जैक्ट लिख देता हूं मैं 1.267, जो कि लगभग जो कि बिल्कुल सेम आ रही है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली सेम है R10 सीरीज। समझ गए ना। तो आपको यहां पर R10 सीरीज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इस मेथड से निकालो, है ना। आगे भी हम इसी मेथड से करेंगे। यहाँ पर रेशियो फैक्टर आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर रेशियो फैक्टर 1.267 a इंटू आर स्क्वायर, तो आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा, चाहे तो आप इस मेथड से कर लो या इस मेथड से कर लो। तो आपको इसी मेथड से करना है, आगे जितने क्वेश्चन करेंगे अभी इसी मेथड से करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, ये चीज मैंने यहाँ लिख रखी है, यहाँ पर भी लिख दी, ठीक है। तो ये स्लाइड हटा दूंगा मैं। ऑल्टरनेटिव मेथड ये हो गया कि आप पाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और उसके बाद ए इंटू आर स्क्वायर ऐसे करके पूरी रेंज, जितनी भी कैपेसिटी की रेंज है। अब यहाँ पर देखो वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपकी किताब में 2 बार दे रखा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग जो आपका मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी वाला है, वो चाह रहा है कि 15 से लेकर 100 किलो न्यूटन तक केवल और केवल 5 मॉडल निकाले। अगर 5 मॉडल निकालेगा तो बताओ मुझे क्या होगा, लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी 15 आर टू दी पावर, 5 टर्म है ना, तो आर की पावर 4 हो जाएगा ना, आर की पावर 4 इज इक्वल टू 100, है ना। तो आर की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो, आर की वैल्यू आएगी 1.606, अप्रोक्सीमेटली आएगी 1.606। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, R5 सीरीज सेलेक्ट कर लो आप। R5 सीरीज सेलेक्ट करोगे तो 15 इंटू R5 सीरीज का रेशियो फैक्टर कितना है 1.58, और ये रेशियो फैक्टर कितना आ रहा है 1.606, ठीक है। तो 1.606 और ये तो बिल्कुल सेम ही हो गया ना, 1.58 को भी अप्रोक्सीमेट 1.6 लिख सकते हो और इसको भी अप्रोक्सीमेटली आप 1.6 लिख सकते हो। तो लगभग सेम ही आपका आंसर आएगा, चाहे आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, ठीक है। आई होप ये बताने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो पहला मॉडल, दूसरा और तीसरा चौथा मॉडल 15 किलो न्यूटन का अप्रोक्सीमेट करते चले जाना, राइट। 15 किलो न्यूटन, 24 किलो न्यूटन, 38 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन और 100 किलो न्यूटन का मॉडल तैयार होगा। A company want to manufacture 7 different model of इलेक्ट्रिक मोटर रेंजिंग फ्रॉम 0.5 से लेकर, अब ये सारे के सारे सवाल मैंने सॉल्व कर रखे हैं, इसको देखते चले जाओ। ये दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट है। कोई आपसे पूछ सकता है भाई, एग्जामिनर पूछ सकता है, कोई वाइवे में ही पूछ सकता है भाई R5 R10 सीरीज क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब R5 और R10 सीरीज का हम जिक्र नहीं करेंगे, हम अपने मैथमेटिकल टूल्स जो कि हमने पढ़ रखा है हाई स्कूल में, एपी और जीपी वाला, उसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 0.5 किलोवाट से 50 किलोवाट तक की रेंज का इलेक्ट्रिक मोटर में टोटल कितने निकालना चाह रही है, 7 डिफरेंट, यानी टोटल आपके कंपोनेंट कितने हो जाएंगे 7। तो हमारे पास रेशियो फैक्टर क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी ए आर टू द पावर n-1, तो n-1 की वैल्यू कितनी हो गई 6, ठीक है। तो यहाँ पर ए फाइव, यहाँ पर रेशियो फैक्टर को 5 से लिया है, 5 की पावर 6, 7 कंपोनेंट निकालना चाह रही है ना, तो 0.5 ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए इंटू आर की पावर 6, यहाँ 5 की पावर 6, यहाँ पर 5 लिया हमने रेशियो फैक्टर। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 50 किलोवाट, 5 की वैल्यू आ गई 2.15, बस करते चले जाओ, है ना। पहला मॉडल हो जाएगा 0.5, दे ही रखा है। दूसरा हो जाएगा 0.5 इंटू 2.15, अप्रोक्सीमेटली 1, 0.5 इंटू 2.15 का स्क्वायर 2.3 किलोवाट, 0.5 इंटू 2.15 का क्यूब 5 किलोवाट, 0.5 इंटू 2.15 की पावर 4 10.5, अप्रोक्सीमेट करता चला जा रहा हूं मैं। आप जब कैलकुलेटर से निकालोगे हो सकता है वैल्यू थोड़ी अलग आएगी, आप अप्रोक्सीमेट कर देना उसे, 0.5 इंटू 2.15 की पावर 5, ये थोड़ा छुप गया है, ये 23
23-25 किलोवाट के आसपास आ रहा है, और इसको भी आप 10 किलोवाट या 11 किलोवाट ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट एक कम या एक ज्यादा भी आप कर सकते हो। 7th मॉडल 50 किलोवाट, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में given है, ठीक है। 11 शाफ्ट 10 mm से 10 से लेकर 1000 mm के बीच में 11 शाफ्ट बना, 11 डायमीटर की शाफ्ट रेंज, शाफ्ट की डायमीटर रेंज दे रखी है। 11 तरीके के शाफ्ट बनाना चाह रही है कंपनी, तो वो क्या करेगी, पहला ए आर टू द पावर n माइनस 1, 11 में से एक गया 10, ए आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1000, तो पाई रेशियो फैक्टर आ जाएगा 1.26, जो कि R10 सीरीज वाला है, लेकिन हमें R10 सीरीज का जिक्र नहीं करना है, जो रेशियो फैक्टर आ रहा है उसी हिसाब से आप करते चले जाओ। पहली टर्म, दूसरी टर्म a इंटू फाइव, ए इंटू फाइव स्क्वायर, ए इंटू फाइव क्यूब, ए इंटू फाइव की पावर 4, ए इंटू फाइव की पावर 5, ए इंटू फाइव की पावर 6, ए इंटू फाइव की पावर 7, 8, 9 एंड, तो ये सारी रेंजेस आ गई। और जितना भी आंसर आ रहा है, देखो मैंने सब में ये अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगा रखा है, हो सकता है ये 198 आ रहा होगा, इसको मैंने 200 ले लिया, हो सकता है ये 249 आ रहा होगा, ये इसे मैंने लिया है 250, इसको आप अपने आप से करके देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AK2 में हुआ है, अब देखो वही क्वेश्चन है, कंपनी क्या कर रही है, 5 मॉडल बनाना चाह रही है ट्रैक्टर के, जिसकी रेंज कितनी है 7.5 से लेकर 75 किलोवाट, 5 बनाना चाह रही है, इसका मतलब एक कम, हाँ? यानी पहली टर्म हो गई 7.5, 5 की पावर 4 इज इक्वल टू 70, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। यहाँ पर 5 रेशियो फैक्टर कितना आ गया 1.778, तो पहली टर्म तो हमें पहली कैपेसिटी तो पता ही है ट्रैक्टर की, दूसरी कैपेसिटी हो गई 7.5 इंटू 5, 7.5 इंटू 5 स्क्वायर, 7.5 इंटू 5 क्यूब, 7.5 इंटू 5 की पावर 4, तो सारी रेंज आ गई 13 किलोवाट, 24 किलोवाट, 24 किलोवाट, 75 किलोवाट। लेकिन अब यहाँ पर देखो फर्दर क्या कह रहा है, AQ2 में आया हुआ है क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, देयर इज एन एक्सपेंशन, लॉन्ग क्वेश्चन आई मीन 7 नंबर का, देयर इज एक्सपेंशन। अब ये 5 कंपोनेंट इसने बना ली, अब ये क्या कर रही है, हो सकता है एक साल बाद वो चाह रही है कि यार अब माल की बिक्री हमारी बढ़िया हो रही है, अब एक काम करते हैं, 5 की जगह हम 7, सॉरी कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉडल, हम 5 की जगह अब 9 बनाना शुरू कर देते हैं, 5 की जगह कितना बनाना शुरू कर दें, 9 मॉडल बनाना शुरू कर दें। अब 9 मॉडल बनाओ चाहे 10 मॉडल बनाओ, हमारा कंसेप्ट तो वही रहेगा। अब जब 9 मॉडल बना रहे हैं तो एक काम कर दो, 8 से पहली टर्म कितनी हो गई, जीपी की 7.5 इंटू 5 की पावर 8 इज इक्वल टू 75, तो यहाँ पर रेशियो फैक्टर कितना आ गया 1.33। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है क्योंकि ये एडिशनल रेंज पूछ रहा है, तो अब अप्रोक्सीमेट बहुत ध्यान से करना है। पहला मॉडल आ गया a इंटू 5, ए इंटू 5 स्क्वायर, ए इंटू 5 क्यूब, ए इंटू 5 की पावर 4, ए इंटू 5 की पावर 5, ए इंटू 5 की पावर 6, 7, 8, 8, और 9th मॉडल हो गया आपका 75 किलोवाट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जो आप अप्रोक्सीमेट करोगे, अब 13 किलोवाट ये ऑलरेडी पीछे है, बना रहा है ना, 24 किलोवाट ये ऑलरेडी पीछे बना रहा है, अब एक्सपेंशन कर रही है ना कंपनी, तो 42 किलोवाट ये भी पीछे बना रहा है, ये 5 जो प्रोडक्ट बना रहा था ये ऑलरेडी बना रहा है, 75 किलोवाट ये भी पहले से ही बना रहा है, और ये 7.5 किलोवाट का बना रहा है। अब कंपनी क्या डिसाइड करेगी कि भाई 10 किलोवाट का, 18 किलोवाट का, 32 किलोवाट का और 56 किलोवाट का ये एडिशनल कैपेसिटी का ट्रैक्टर चालू किया जाए, ये एडिशनल प्रोडक्ट आपका लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दोगे, पावर कैपेसिटी ऑफ एडिशनल मॉडल कौन कौन सी हो गई आपकी, 10, 18, 32 और 56 किलोवाट, तो ये आंसर हो गया। अब बाकी के क्वेश्चन को आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अपने आप से कर लेना, ये आंसर यहाँ पर दे रखा है, इस आंसर में क्या कर रखा है, ये जैसे 63.33 है तो उसको 63 कर लेना, 100.26 जहां पर आएगा वहां 100 कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये आपके होमवर्क के लिए है। कैपेसिटी 40 से लेकर 630 किलो न्यूटन का डैम्पर बनाना चाह रहा है, और जितने भी एलिमेंट बनाना चाह रहा है, द कंपनी डेवलप 7 मॉडल बनाना चाह रहा है, तो 5 की पावर 5 की पावर 6 हो जाएगा, रेशियो फैक्टर निकालो और बाकी की कैलकुलेशन आप अपने आप से करो, आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये भी आप अपने आप से करो, 11 स्पीड बनाना चाह रहा है किसी मशीन टूल बनाना चाह रहा है, और उसकी स्पीड रेंज 72 से लेकर 720 तक 11 स्पीड रेंज बनाना चाह रहा है, तो आपने
जीपी लिख दी, एक कम 11 से एक कम 5 की पावर 10, 72 5 की पावर 10 इज 720, 5 की वैल्यू आ गई तो पहला दूसरा तीसरा एंड कंप्लीट योरसेल्फ, ये अपने आप कर लेना। इसका आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया, ये स्क्रीनशॉट में आप ले लो, आप अपने आप से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको पहली स्लाइड में दिखाए थे, वो सारे के सारे आप देखो मैंने करा भी दिए, सारे के सारे यहाँ पर कवर अप हो गए। तो स्टार्टिंग में देखो जो डिजाइन प्रोसीजर है, डिजाइन सिंथेसिस एनालिसिस है, कास्ट आयरन, ये दोनों पार्ट हो गए आपके बेसिक मशीन डिजाइन से इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। उसके बाद कास्ट आयरन हो गया, एलॉय स्टील हो गया, है ना, और ये आपका ये हो गया आपका उससे रिलेटेड हो गया आपका मटेरियल साइंस से रिलेटेड हो गया, राइट। प्रेफर्ड नंबर और प्रेफर्ड नंबर का प्रेफर्ड नंबर ये 2 बार आ चुका है, ये 2 बार लिख दिया है, बस केवल डेफिनेशन डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और ये आपका न्यूमेरिकल मैंने ये न्यूमेरिकल प्रेफर्ड नंबर का लॉन्ग न्यूमेरिकल ये मैंने ऑलरेडी आपको करा लिया, ठीक है। तो इस लेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। मशीन डिजाइन का इंट्रोडक्शन, डेजिग्नेशन ऑफ द मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में हो गया, और तीसरा प्रेफर्ड नंबर जो कि ज्योमेट्री प्रोग्रेशन पे आधारित था, वो हमने तीनों टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लास्ट में मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में कॉम्बो पैक मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वहां पर जाके आप इनरोलमेंट करा सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अब या तो सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का कॉम्बो पैक में जाके इनरोलमेंट करा सकते हो, उसमें टोटल 8 सब्जेक्ट अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन है आप केवल मैकेनिकल 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट का कॉम्बो पैक ले सकते हो जिसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। और साथ ही साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन पे इंडिपेंडेंस एप्लीकेशन पे फेस्टिवल ऑफर अवेलेबल है। आपको फेस्टिवल ऑफर ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। फेस्टिवल ऑफर को लेने के लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड इस्तेमाल कर रहे हैं विच इज इंडिपेंडेंस डे डिस्काउंट अवेल कराने के लिए। और ये ऑफर वैलिड है 7 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। 16 अगस्त या 16 अगस्त से पहले अगर आप गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में इनरोलमेंट कराते हैं तो आप फेस्टिवल ऑफर को अवेल कर पाओगे, डिस्काउंट को अवेल कर पाओगे। तो मैक्सिमम इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, कोशिश करेंगे लेंदी जरूर हो गया, लेकिन हमने इसमें 3 टॉपिक यहाँ पर कवर अप कर लिए। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग द मल्टीपल लेक्चर, यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी कि टॉपिक वाइज आपको मैं बिल्कुल फ्रेश कंटेंट यहाँ पर डिलीवर करूँ, और कम से कम ऑप्टिमाइज टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और उससे रिलेटेड क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके अगले सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हिसाब से मैं वीडियोस आगे कंटेंट बनाता रहूँगा। ठीक है बच्चे लोग, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।